डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये सेकंड है इस सीरीज में PYQA वीडियो पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन, एंड आई एम थॉरली एंजॉयिंग सॉल्विंग दिस पेपर एंड आई होप कि मेरे जो स्टूडेंट इंटरनेशनल रिलेशन से यूजीसी नेट दे रहे हैं उनको इससे काफी फायदा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जून 2024 के पेपर को एनालाइज करते हैं। इसके पहले फर्स्ट टाइम मैंने जो है जून 2025 के पेपर को एनालाइज किया था। यदि आप सोच रहे हैं कि सर क्या कह रहे हैं, तो आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल, जो कि एक छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करने का सोशल साइंस में, पर्टिकुलरली अभी तो पॉलिटिकल साइंस में, और वो भी एग्जामिनेशन पर्पस से। ये जो सीरीज है इसमें हम पास्ट ईयर पेपर यूजीसी नेट की पॉलिटिकल साइंस और अब इंटरनेशनल रिलेशन में एनालाइज करते हैं विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट कि कैसे क्रैक करें आने वाले इस एग्जाम को। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आप सब वेट कर रहे होंगे मॉक टेस्ट सीरीज का। दिस टाइम मुझे बताते हुए खुशी है, यदि आप चाहेंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट तैयार होते हैं, एक पोल कराएंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन की बैच को सेपरेट कर दें पॉल साइंस से, जिससे कि आपको फोकस्ड वे में आईआर की आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मिले। यदि आप इस सजेशन से आप खुश हैं कि अलग होना चाहिए, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ढेर सारे संख्या में कमेंट करें, मेल करें, जिससे कि मैं इस तरह से प्लान अपनी टीम के साथ कर पाए। और यदि आप सोच रहे हैं कि ये कब से हो सकती है शुरू, तो डेफिनेटली फरवरी से पहले तो होगी नहीं, मे बी मिड फरवरी और लाइक दैट। कुछ टाइम तो चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, फिर भी आप डेट भी सजेस्ट कर सकते हैं। और जो बेस्ट रिसोर्स हो सकती है, अगेन ये मैटर ऑफ फैक्टली मैं बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स ये किंडल पे है, कुछ स्टूडेंट को किंडल से शिकायत रहती है कि पीडीएफ नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे डिजिटल एज आगे बढ़ रहा है, लोग पीडीएफ छोड़ करके किंडल पे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो बेनिफिट है वो इतनी ज्यादा है। आप पेज बाय पेज ट्रांसलेट कर सकते हो, आप हिंदी में पढ़ सकते हो। कैन यू ट्रांसलेट पीडीएफ? क्या आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं? क्या आप नेविगेट कर सकते हैं? क्या आप नोट्स बना सकते हैं? इसमें इतने फीचर्स जोड़ते जा रहे हैं अमेजन की, आपको वंडरफुल एक्सपीरियंस है। आप प्लीज इसको पढ़िए। उससे सस्ती किताबों का जो है दौर निकलेगा, और जो बीच में इंटरमीडियरी होते हैं प्रिंटर, वो भी जो पैसा अननेसेसरी लेते हैं, वो भी आपके पॉकेट से बचता है। तो आप यदि इन दो बुक को देखें, तो ये एकदम कंप्लीट पैकेज है, यूजीसी नेट एग्जाम गाइड और बेस्ट 100 एमसीक्यू जो है, ये दोनों आपको लास्ट मोमेंट तक आपको हेल्प करेंगे। इसकी डायरेक्ट लिंक मैंने यहाँ दी है। यहाँ तो आप क्लिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा इस वीडियो का, वहां आपको क्लिकेबल लिंक मिलेगा। मेरा ये दावा है कि इवन अभी भी, जबकि 10 दिन से अधिक बचे हुए हैं, इन ये दो बुक आपको मेक और ब्रेक कर सकते हैं। आपके सफलता और सफलता के बीच की डिफरेंस बन सकते हैं। इसका फायदा उठाइए। आइए अब क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। और जैसा मैं हमेशा करता हूं कि क्वेश्चन की जो ओवरऑल पैटर्न है, इसमें आपको पता है कि 51 से 150 100 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्रिहेंशन टाइप के, जो प्रेटी इजी होते हैं। उसको तो केवल मैंने दे दिया है, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, आप उसको पढ़ लीजिए पैराग्राफ को। तो 90 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। जो पैटर्न है वो जस्ट वही है जो मैंने फर्स्ट टाइम एनालाइज किया था जून 2025 के पेपर का, और वो पैटर्न एनटीए पॉलिटिकल साइंस में भी चला रही है, जो कि सुपर फैक्चुअल है और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट से कोई नाता नहीं है। डेट, क्रोनोलॉजी एंड ब्रूट फैक्ट्स, जिसको आप कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का, वो इसमें ज्यादा दिखती है। इट्स मोर लाइक आईआर जीके। लेकिन ये भी मैं बोलूंगा कि ये ट्रू टू इट्स सिलेबस है। जो सिलेबस में इनको पूछना चाहिए था, वो कुछ थिंकर उन्होंने लिया है, वो कुछ टॉपिक्स लिए हैं, थीम लिए हैं। तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है तैयारी करें। क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है। इनफैक्ट इसके कई क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे हैं कि मतलब यूजीसी नेट में नहीं पूछे जाने चाहिए, बहुत आसान लेवल के, इसको हम लड्डू क्वेश्चन कहते हैं, उस टाइप के भी क्वेश्चन इसमें है। आप बिना किसी खास तैयारी के भी इसको आप अपेयर हो सकते हैं। इट्स लाइक दैट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। DAS is used to denote a phase in Cold War which implied a relaxation of tension between two superpower या two group कह लीजिए। ये लड्डू क्वेश्चन है। जिस इस फेज को हम डिटेंट कहते हैं, वी ऑल नो।
जिसमें कि रिलेशन थोड़ा सा जो है नरमाया था। और ये जो पीरियड है, यदि आप कहेंगे तो डिटेन का, तो लेट 1960 से लेट 1970 तक इधर जो है ब्रेजनेव होते हैं। और इस तरफ जो लेट 1960s में आप देख लीजिए कौन से यूएस के प्रेसिडेंट थे। काफी रिलेशन जो है इस बीच में रिचर्ड निक्सन के बाद होंगे, या रिचर्ड निक्सन भी इसमें थे, तो रिलेशन काफी ईज आउट हुआ था। यही वो पीरियड भी था, आप ध्यान दीजिए, जिसमें कि चाइना को जो है इन्होंने मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल रिलेशन में यूएस लेकर के आई, उसको यूएन में जगह दी गई, और चाइना यूएस रिलेशन भी इम्प्रूव हुआ। तो ईस्ट और वेस्ट के बीच का जो एक पीरियड था रिलेशन में नरमाहट का, उसको हम डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो बाकी तीन है उसके बारे में मैंने यहाँ दिया है, सबको पढ़ लीजिएगा डिटेल में भी। बर्लिन ब्लॉकेट जो है, किस तरह से वेस्ट बर्लिन को चारों तरफ से सोवियत रूस ने घेर लिया था जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और एयर लिफ्ट किया गया था, मतलब वहां सामान एयर से पहुंचाया गया था, उसको बर्लिन ब्लॉकेट कहते हैं। मार्शल प्लान वाज ए मैसिव यूरोपियन रिकवरी प्लान, जो टूट फूट गई थी पूरे वर्ल्ड वॉर टू में। यूरोप, खास करके वेस्टर्न यूरोप, उसको मैसिव हेल्प किया गया था। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, कम्युनिज्म को पूरे दुनिया में फैलने से रोकने के लिए एक पॉलिसी थी, डॉक्ट्राइन थी, जो ट्रूमैन उस समय में यूएस प्रेसिडेंट थे, और जॉर्ज एफ किनन जो डिप्लोमेट थे, उनकी उनके द्वारा रची गई थी कंटेनमेंट पॉलिसी 1947। इन सब का पीरियड भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम साइंड व्हिच पेव्ड द वे फॉर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के को लाने में बहुत सारे जो ट्रीटीज का हाथ है। जो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस तो है ही, जिससे कि स्टील एंड कोल कम्युनिटी सेटअप होता है, लेकिन उसके बाद से नाइस ट्रीटी एंड एम्स्टर्डम ट्रीटी, एंड लेटर ऑन तो सेंजन की ट्रीटी है, फिर उसके बाद मैस्ट्री ट्रीटी जो मदर ट्रीटी है जिससे यूरोपियन यूनियन आती है। लॉट मेनी ट्रीटीज के, तो एम्स्टर्डम ट्रीटी जो है, ये आप गेस कर सकते हैं। जैसे मुझे याद नहीं था कि ये कब हुई होगी, लेकिन मैंने काफी, चूंकि आप लोगों के लिए पढ़ा है, इधर उधर पीवाईक्यूए देखा है, तो मुझे ये पता था कि ये जो है 1986 सब में नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ईस्ट वार्ड एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, और यूरोपियन यूनियन में जो ईस्ट वार्ड एक्सपेंशन शुरू हुआ है वो 2000 से लेकर के और 2007 तक का जो पीरियड है उसमें ज्यादा हुई है। इसका मतलब ये 2000 के आसपास का कभी होगा, मुझे ये लगा। इतना बाद में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट जो मेंबर है ईयू साइन करने का, वो 2007 में है, क्रोएशिया। तो ये तो ऐसे ही आउट हो गया। ये बहुत पहले हो गया, ये भी बहुत पहले हो गए हैं। तो सेंजियन वीजा सब 85 में होती है, तो एक ही कैंडिडेट बच जाता है जो लगभग लगता है, और मैंने ऐसे टिक किया और यही सही है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझिए, बिना 100% जाने हुए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु रोट द बुक द बिग पुश एक्सपोजिंग एंड चैलेंजिंग द परसिस्टेंस ऑफ पैट्रियार्की। ये बुक, जैसे मैं भी इसमें कंफ्यूज हुआ, मुझे नहीं लगा कि ये सिंथिया इनलो ने लिखा होगा, लेकिन वैसे मतलब वी ऑल नो सिंथिया इनलोय फॉर बनाना बीचेस एंड बेसिस के लिए हम लोग जानते हैं, मैनूवर के लिए भी जानते हैं। ये भी बुक इंपॉर्टेंट है। क्यूरियस फेमिनिस्ट, ये भी आप इस बार जान लीजिए। 12 फेमिनिस्ट लेसन्स ऑफ वॉर, ये भी जान लीजिए, क्योंकि सिंथिया इनलो जो है वो फ्लेवर है सेटर के लिए, ये काफी ज्यादा इनसे पूछा जाता है। यहाँ पे जे एन टिकनर भी हैं, जो कि द फेमिनिस्ट थिंकर है इंटरनेशनल रिलेशन के, जिन्होंने की फेमिनिज्म को एक तरह से मेन स्ट्रीमिंग करने में हेल्प किया है इंटरनेशनल रिलेशन में, जिन्होंने मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल को फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव से रिफॉर्मुलेट किया है। लेकिन सिंथिया इनलो से जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर उनके बुक से। और ये भी जो बुक है, द बिग पुश, ये भी सिंथिया इनलो का है, जिन्होंने क्वेश्चन किया था, वेयर आर द वुमेन इन इंटरनेशनल रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रेजेडी। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सिंथिया इनलो इज वेरी फेमस। द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन इज द नेम बुक बाय। अब ये सब लड्डू क्वेश्चन है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन कोई भी आईआर का स्टूडेंट जानता है कि ये जेराथ हार्डिन की बुक है, जिसमें वो एक तरह से रिव्यू करते हैं, एक तरह से अफसोस करते हैं कि जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जैसे गांव का कॉमन घास का मैदान, जहां सभी गाय भैंस अपने चराते हैं, बच्चे खेलते हैं,
उसका अंत बहुत बेकार होता है, क्योंकि नो बडी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड एक तरह से वो ट्रेजेडी है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है उसका मिस यूज होती है, और एक तरीके से वो डिग्रेड होती है। और यही जो है दुनिया की भी जो कॉमन प्रॉपर्टी है, लाइक डीप सी है, आउटर स्पेस है, एटमॉस्फेयर है, उसमें भी ये समस्या है उसको मैनेज करने की। यहाँ मरी बुकचिन दिखते हैं, जो कि सोशल इकोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। एक लाइन में कहें तो कैसे हमारी जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोसाइटल जो प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म बिलीफ है, वो कैसे इकोलॉजी को हार्म करते हैं, दैट इज द थिंग। रॉबर्ट कॉक्स दिखते हैं, क्रिटिकल आईआर थिंकर हैं, प्रोडक्शन पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर नाम की बुक के लिए जाने जाते हैं, नियो ग्रामिशियन है। एंड आर्ने नाइस दिखती है, जो डीप इकोलॉजी जिन्होंने कॉइन किया था, नॉर्वे की साइंटिस्ट। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, डीप इकोलॉजी या इकोलॉगिज्म, इकोसेंट्रिज्म कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्राइम मिनिस्टर विजिटेड चाइना आफ्टर फर्स्ट टाइम आफ्टर 1962 वॉर। ये इतना फेमस फैक्ट है कि सभी आईआर के स्टूडेंट इसको जानते हैं कि राजीव गांधी 1988 में विजिट करते हैं। दैट वाज द फर्स्ट टाइम एनी प्राइम मिनिस्टर visited China after the war, 1962 war. Next question देखिए, 56, the Ministry of Overseas Indian Affairs was created in। ये क्वेश्चन आपको बम्प कर सकता है। बम्प करने का मतलब आपको चोट लग सकती है कि अरे ये क्या, ये कैसे इसको याद करें। अ, आप जस्ट जानते हैं तो जानते हैं, ये है। इसको कोई ऐसा नहीं कह सकते कि आप इस तरीके से गेस कर सकते हैं। ये वाजपेयी जी के टाइम में 2004 में हुई है। तो बस आप इसको, वाजपेयी जी के टाइम में हुई है या कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई थी, ये क्योंकि मंथ मुझे नहीं पता, तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेल्ड दैट न्यूट्रलिटी इज एन इमोरल कॉन्सेप्शन। ये कहीं कहीं पे, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने इसको पढ़ा था, क्योंकि जब इंडिया न्यूट्रलिटी अपनाती है, उसको नॉन अलाइनमेंट कहते हैं, इंडिया ऑफ कोर्स ऑलवेज इट सेड कि इट इज नॉट प्योर न्यूट्रलिटी, इट इज ए काइंड ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच, इशू बेस्ड अप्रोच, कि हमें जो वेस्ट का ठीक लगेगा उसको ठीक कहेंगे, जो ईस्ट का ठीक लगेगा ठीक कहेंगे, उल्टा भी। लेकिन कई थिंकर्स ने और कई डिप्लोमेट्स ने उस समय में इंडिया के इस तरह के, इंडिया और जो नॉन अलाइंड कंट्री थे, उनको उन्होंने जो है एक तरह से डिराइड किया था, उनको उन्होंने दूसा था। उसमें से ही जो है जॉन फॉस्टर डुलेस आते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिन्होंने ये कहा था कि इमोरल कॉन्सेप्शन है कि आप कहोगे कि आप न्यूट्रल हो। क्या न्यूट्रल, कोई न्यूट्रल नहीं हो सकता, मतलब जब दो खेमे में दुनिया बटी हुई हो तो डिफिकल्ट बट डूएबल। आप आपने काफी ज्यादा यदि पढ़ा हो तो कुछ याद आ जाएगा। द इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका इब्सा डायलॉग। अब इब्सा डायलॉग फोरम जो है, ये एक तरीके से ब्रिक्स से ही निकलती है, क्योंकि ब्रिक्स के ये तीनों मेंबर थे। तो इसके चलते आप गेस कर सकते हैं कि ये ब्रिक्स बनने के कुछ समय बाद ही हो गई होगी। ये सब तो ब्रिक्स बनने के काफी दिन बाद की है, तो जून 2003 में बनती है। लेकिन आपको याद है तो याद है, वैसे मुझे ये पता थी, क्योंकि मैंने कई जगह पीवाईक्यूए में देखा था। तो जब आप बहुत ज्यादा पीवाईक्यूए देखते हैं, तो आपके जहन में कहीं ना कहीं वो रह जाता है। इसलिए मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ, ढेर सारे पीवाईक्यूए देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये एक हिस्ट्री, जो इंटरनेशनल रिलेशन की हिस्ट्री है, कि विच वाज द फर्स्ट इंडियन किंग हु कॉन्क्वेर्ड काबुल। आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान पे काबू पूरी तरह से अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे। अफगानिस्तान, नेपाल, ये सब एक तरह से अलग ही रहा था, क्योंकि काफी डिफिकल्ट टेरेन था, तो उसको पूरी तरह से अंग्रेजों ने अपने में मिलाना कोई बहुत वाइज नहीं समझा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन इंडियन किंग ने पहली बार जो है काबुल को कब कब्जे में किया था। इनफैक्ट मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, मुझे लगा था कि महाराजा रंजीत सिंह ने किया होगा, लेकिन इसका ज्यादा जो सही आंसर जो हर जगह दिखता है इंटरनेट पे या आई एआई पे, वो है राजा मान सिंह। राजा मान सिंह के बारे में और उन्होंने क्या किया था, ये पढ़ लीजिएगा, आगे बढ़ जाएगा। ये सब क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन यस, इन दो में आप जो है थोड़ा बहुत, ये दोनों तो बिल्कुल हम लोग को पता है कि नहीं, और इन दोनों में 50-50 आप कर सकते हैं। आपका गेस सही भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं कहता हूँ लड्डू क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ वर्साई। वी ऑल नो, जिसको पेरिस ट्रीटी भी कहते हैं, वर्साई पेरिस के बगल में, जो पेरिस शहर के ही कह लीजिए उसके उसका पार्ट है वर्साई।
यहाँ पे 1919 में वी ऑल नो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वर्साई ट्रीटी होती है, और आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो बीज थी वो वर्साई में छिपी हुई थी। कई लोग कहते हैं द सीड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। जिस तरीके से जर्मनी को उसमें ह्यूमिलिएट किया गया, जो उसके नेशनल प्राइड को फ्रिक किया गया, उसने जन्म दिया एक भस्मासुर को जिसका नाम था हिटलर। मैस्ट्रिक ट्रीटी कौन नहीं जानेगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी विच ब्रिंग्स यूरोपियन यूनियन टू द फोर। ईईसी बदल जाती है यूरोपियन यूनियन में, और ये 1992 में होती है, 1993 में लागू होती है, जिससे बनता है यूरोपियन यूनियन। बांडुंग जो सम्मेलन है वो भी सभी इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट को याद रहती है। 1955 में ये बांडुंग इंडोनेशिया में होती है, जो प्रीकर्सर बन जाती है नैम समिट जो होती है बेलग्रेड में पहली। इसमें 29 अफ्रीका और एशिया के वो देश भाग लेते हैं जो उस समय में नए नए आजाद हुए थे। नेहरू और सुकार्नो इसको करते हैं लीड। सुकार्नो होते हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, और वहीं पे रूपरेखा बनती है बेलग्रेड सम्मेलन की और नॉन अलाइंड मूवमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63। Which American president stated about India that you spent 15 years, ये बहुत important है, 15 years, preaching morality to us, and then you go and act the way any normal country would behave. People are saying the preacher has been caught coming out of the brothel. मतलब इस टाइप की हार्ड कमेंट 15 साल। इसका मतलब है कि इंडिया को आजाद हुए 15 साल, 15-20 साल हुए थे, मतलब कि 1950 कह लीजिए तो 1965 सबके आसपास में। मतलब ये जो है ये बेसिकली 15 इयर्स तो चलो ठीक है, 1961 से भी आप जोड़ सकते हैं जब से नाम हुआ होगा। तो ये बेसिकली जो है बांग्लादेश वॉर के टाइम में, जब इंडिया बिल्कुल सोवियत रूस के पाले में चला गया था, हम लोगों ने लॉन्ग टर्म जो है फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर लिया था 1971 में। उस समय में वहां के जो प्रेसिडेंट थे निक्सन, आपको पता होना चाहिए कि निक्सन वाज द प्रेसिडेंट जिन्होंने की 7th फ्लीट हमारे तरफ जहाजी बेड़ा भेज दिया था। तो हम लोग सबको पता है इंदिरा गांधी और निक्सन के बीच में कैसी तीखी जो है नोक झोंक फोन पे हुई थी, कैसे उन्होंने धमकाया था और किस तरह से इंदिरा गांधी ने स्टैंड लिया था। ये सब बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो आप गेस कर सकते हैं कि ये रिचर्ड निक्सन के बारे में होगा, और ये कह रहे हैं कि क्या आप नॉन अलाइंड का पाठ पढ़ाते थे और कैसे जो है आप रूस के पाले में चले गए, सोवियत रूस। Which Indian Prime Minister launched Act East policy? लड्डू क्वेश्चन, वी ऑल नो नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल हमें पता है। और इसमें यह भी आपको पता होना चाहिए कि लुक यदि केवल आप कर दो लुक ईस्ट पॉलिसी, तो ये बदल जाएंगे नरसिम्हा राव, 1991। Social Theory of International Politics is a very famous book of constructivism in IR written by Alexander Wendt, the father of सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या और कंस्ट्रक्टिविज्म। वी ऑल नो दिस, तो इसको कहने की जरूरत नहीं। निकोलस वोनफ के साथ ये फादर कहे जाते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के, जहां पे कि नॉर्म, आइडिया, बिलीव, और कैसे उससे आइडेंटिटी तय होती है, और आइडेंटिटी कैसे इंटरेस्ट तय करता है, और कैसे जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन के इश्यूज हैं दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव और गिवन और डिसाइडेड बाय मटेरियलिज्म या materialistic condition, but they are guided by the norm, ideas, and belief, what the actor believes. यहाँ पे रॉबर्ट ओवन दिखते हैं, जो एक यूटोपिक सोशलिस्ट माने जाते हैं, जिन्होंने की न्यू हार्मनी नाम की एक जो है कम्युनिटी, जो जो जिसको आप एनार्किक कम्युनिटी कह सकते हैं, जो खुद अपने को गाइड कर सकता है, उन्होंने कोशिश की थी, ऐसे फेल्ड ही रहा था। केनिथ वॉल्स दिखते हैं, फादर ऑफ द न्यू रियलिज्म और स्ट्रक्चरल रियलिज्म, and John Rawls' Theory of Justice, 1971. Under which American presidency 2+2 strategic dialogue status has been accorded to India? 2+2 में होता क्या है, एक कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दूसरे कंट्री के फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर से 1-to-1 बातें करते हैं। इंडिया और यूएस के बीच में 2018 में शुरू हुआ है। यदि आपको पता है तो बस आपको ये जानना है कि 2018 में कौन प्रेसिडेंट थे, और हम लोग को पता है कि 2016 से 20 तक यही डोनाल्ड ट्रंप जो अभी धमाका मचा रहे हैं वो फर्स्ट टर्म में थे। अभी तो सोच के लगता है कि इनका फर्स्ट टर्म किसी और प्रेसिडेंट का था, और नाउ ही हैज कम बैक एज ए बिग 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 बुली। Who wrote the book Tragedy of the Great Power
पॉलिटिक्स, ट्रेजेडी ऑफ द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, जो है बहुत ही फेमस बुक है जॉन मेर्शियमर की। तो ये सभी लोग जानते हैं, ये ऑफेंसिव न्यू रियलिस्ट हैं। इनको आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इनको आप यूक्रेन वॉर पे सुने, गाजा वॉर पे सुने। अभी भी वो काफी भाषण देते हैं, बहुत मजेदार होती है उनकी एनालिसिस। ही इज ए न्यू रियलिस्ट एंड दैट्स टू ऑफेंसिव न्यू रियलिस्ट। यहाँ पे सुनील खिलनानी दिखते हैं, जो कई एग्जाम में पूछे जाते हैं अपने बुक द आइडिया ऑफ इंडिया के लिए। यहाँ फरीद जकारिया दिखते हैं, जो एक नियो क्लासिकल रियलिस्ट माने जाते हैं, जो अपनी बुक इलिबरल डेमोक्रेसी या कॉन्सेप्ट ऑफ इलिबरल डेमोक्रेसी के लिए जाने जाते हैं। फर्स्ट टाइम एज प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी कब विजिट किए थे चाइना को, तो ये भी बहुत फेमस डेट है। यही डेट है जब पंसील साइन होता है, झाओ एंड लाई विजिट करते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगता है और दोनों कंट्री साइन करते हैं पंचशील। और उसके कुछ साल बाद, 7-8 साल बाद, देखिए क्या होता है। आइए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर यूएस किल्ड ओसामा बिन लादेन। ये बहुत ही एक लोमहर्षक, लोमहर्षक मतलब रोए खड़े कर देने वाले, इंग्लिश में आप जैसे भी कहिए उसको, वो घटना थी। उसी तरह से अभी मोडेरो को उन्होंने उठा लिया है यूएस ने, उसी तरीके से हेलीकॉप्टर से उतरती है एक घर के अंदर अबोटाबाद पाकिस्तान में, और धर 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 करके मतलब सबको मार देती है वहां पे, और ओसामा बिन लादेन भी मारे जाते हैं और उसकी लाश को उठा करके ले जाते हैं यूएस। तो ये सब घटना होती है 2011 में अबोटाबाद पाकिस्तान में। डिफिकल्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इन इंटरनेशनल रिलेशन। who stated the West has an interest in maintaining peace in Europe। बेसिकली हिंदी में ये क्या कहते हैं मैं बताता हूँ। ये कहते हैं कि जब तक कोल्ड वॉर चलता रहेगा ना, तब तक यूरोप के धरती पे खून नहीं बहेगा। खून तो एशिया अफ्रीका में बहेगा। यूरोप समझदार हो गई, इसलिए जितने दिन कोल्ड वॉर चलेगा यूरोप में शांति रहेगी, बाहर जो है खतरा बने रहे। इसलिए कोल्ड वॉर को बनाए रखना चाहती है यूरोप। ये बात जो है जॉन मेर्सियमर कहते हैं, वही ऑफेंसिव न्यू रियलिस्ट। और यहाँ पे आप इनकी बातचीत से आप समझ सकते हैं कि ही इज ए काइंड ऑफ क्रिटिकल थिंकर ऑल्सो एज फार एज वेस्ट इज कंसर्न। ऐसे नहीं है कि वो वेस्ट की बातों को हमेशा आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। इज वेरी क्रिटिकल, जॉन मेर्सियमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच ईयर अनजस अलायंस जो है वो साइन हुआ था या फॉर्म हुआ था। वो जो पीरियड था ना, वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है मिलिट्री अलायंसेस का पीरियड था। नाटो फॉर्म होती है 1949 में। सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी साइन होती है, मनीला पैक्ट कहते हैं 1954 में। फिर वेस्ट एशिया में सेंटो जो है पैक्ट, जिसको बगदाद पैक्ट कहते हैं, वो 1955 में। ये सब यूएसए के द्वारा लेड होती है। और उसी तरीके से यूएस जो है फार ईस्ट में, जो पैसिफिक में जो दो उसके मेजर अलाय हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, उसके साथ में यूएस साइन करता है अनजस। ये तो चौथा मिलिट्री अलायंस समझ सकते हैं, और ये 1951 में होता है। आप जस्ट जानते हैं तो जानते हैं, बट दिस ऑल यू शुड नो अलोंग विद नाटो, सीटो, सैंटो एंड अनजस। हु रोट द बुक इंगेजिंग इंडिया डिप्लोमेसी डेमोक्रेसी एंड बॉम्ब। ये बेसिकली तब लिखी गई थी जब इंडिया यूएस की न्यूक्लियर डील हो रही थी, और उस समय में वन ऑफ द डिप्लोमेट जो इसमें लगे हुए थे, उनका नाम था स्ट्रॉप टालबट। ये असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उन्होंने ये बुक लिखी थी कि कैसे जो है बॉम्ब मतलब न्यूक्लियर, और कैसे डिप्लोमेसी और एक डेमोक्रेसी, दो डेमोक्रेसी के बीच में कैसे सिविल न्यूक्लियर डील होता है। स्ट्रॉप टालबट। आई डोंट नो क्यों ये बुक काफी ज्यादा पूछी जाती है। मैंने 5-6 बार कहीं कहीं पीवाईक्यू में देखा है। कॉसेस। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कब जो है साइन हुआ। इंक्ड का मतलब होता है कब साइन हुआ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट की ये तो बहुत ही इन्होंने आपको रहम कर दिया है कि 1648 पूछा है। अभी जो पॉलिटिकल साइंस की जो पेपर हुई है अभी जस्ट 6 जनवरी को, उसमें उन्होंने पूछा कि ये किस दिन हुआ था। इन्होंने ये डेट एग्जैक्ट पूछा है, तो आप भी याद कर लीजिए, अक्टूबर 24। ये वही दिन है जिसको हम यूएन डे भी कहते हैं, तो आप इससे इसको याद भी रख सकते हैं। अक्टूबर 24 को ही जो है यूनाइटेड नेशन का चार्टर साइन हुआ था, इसलिए शायद उस दिन यूएन डे मनाते हैं। यदि ऐसा है तो आपके लिए आसान है याद करना, अक्टूबर 24। और यहाँ मैं आपको ये भी आगाह कर रहा हूँ कि अब एनटीए थोड़ी और पागल हो गई है। वो उस लेवल पे जा रही है जहां पे कि अब वो जो है, सॉरी, मंथ और डे पूछने लगी है बिग बिग इवेंट की। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। वेस्टफेलिया ट्रीटी जैसे जो मेजर इवेंट है, उन्होंने यहाँ तक पूछा था कि राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बनते हैं वो किस दिन बनते हैं, तो 11 जनवरी, 11 दिसंबर 1946। माय गॉड, इट वाज मैडनेस फॉर मी, बट दे आर आस्किंग, बी कॉशियस।
जितने भी बिग बैंग जो इवेंट है आईआर में, लाइक यदि आपको पूछा जाए कि वर्साई की ट्रीटी किस दिन साइन हुई, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 फरवरी 1919 को। यदि ये पूछा जाए कि किस दिन जो है वो न्यूरम्बर्ग जो है ट्रायल शुरू हुआ, या किस दिन जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 एक्चुअली डिक्लेयर हुआ, तो ये सब जो डेट है वो सब आपको अब पता होनी चाहिए। जितने भी बिग बैंग है, जो जिसको हम कहते हैं कि बड़े बड़े इवेंट है, वो शायद पता हमें होना चाहिए यदि एनटीए के नजरिए से देखें। मैं नहीं कहता कि आपको याद करना चाहिए, बट दे आर आस्किंग। 74 देखिए, इन विच ईयर द यूएन यूनाइटेड किंगडम बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लीव द यूरोपियन यूनियन। तो ब्रेक्सिट जो है, एक्चुअली उन्होंने छोड़ा था 1 फरवरी 2020 को छोड़ा था, लेकिन 2016 में इस पे वोटिंग हो गई थी, तो वोटिंग का ये पूछ रहे हैं। वैसे ये भी डेट आप याद कर लीजिए। द नोशन कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, अभी उन्होंने देखा ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, वही था कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म वर्ल्ड वाइड, और उसको लाने वाले थे ट्रूमैन, और उनके जो सलाहकार थे वो थे जॉर्ज एफ किनन। तो यहाँ पे वो सलाहकार की बात कही गई है, जॉर्ज एफ किनन की, जिन्होंने सलाह दिया था। जॉर्ज एफ किनन जो है आर्टिकल एक्स के लिए भी जाने जाते हैं। वो लिखते थे मिस्टर एक्स के नेम से लॉन्ग टेलीग्राम, भी उन्होंने काफी लंबे लंबे टेलीग्राम जो है, जब वो सोवियत रूस में होते थे, वहां से भेजा था, और वहां से उन्होंने बताया था कि किस तरह से रूस पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैलाने का जो है वो पूरी प्लान कर रहा है, और उसको रोकने की जरूरत है। इसी बेसिस पे कंटेनमेंट पॉलिसी आई थी। कंटेनमेंट मतलब किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद से हम कम्युनिज्म को पूरी दुनिया में फैलने से रोकेंगे। यदि मान लो इंडिया जा रहा है रूस के पाले में, तो इंडिया को मुफ्त में हम गेहूं दे देंगे, अनाज दे देंगे, पैसे दे देंगे, वहां आइडियोलॉजी फैलाएंगे कि कैसे कैपिटलिज्म अच्छा है, लाइक दैट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दिस वाज कंटेनमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कॉइन्ड द टर्म फेमो फेमो नेशनलिज्म। फेमो नेशनलिज्म एक बहुत रिसेंट टर्म है। इनफैक्ट ये बुक सारा फैरिस ने लिखा है 2017 में, इन द नेम ऑफ वुमेन्स राइट द राइज ऑफ फेमो नेशनलिज्म। इस बुक में वो कहती हैं कि फेमिनिज्म के नाम पे कि वुमेन को जो है अधिकार मिलने चाहिए, और कुछ बारबरिक टाइप के जो सोसाइटी है वो वुमेन को बहुत ही टॉर्चर करते हैं, जैसे जेनिटल म्यूटिलेशन करते हैं, पर्दे में रखते हैं उनको, तालिबान जैसे लोग जो है, तालिबानी थॉट वाले लोग। और इस बेसिस पे जो है डेवलप्ड कंट्री में जेनोफोबिया फैलाई जाती है, रेशियल जेनोफोबिया, इस बेसिस पे कि देखो ये लोग जो है उस बारबरिक कंट्री से आते हैं जो वुमेन को इज्जत नहीं करते हैं, ये मुस्लिम है एंड ऑल। तो खास करके मुस्लिमों को ये झेलना पड़ता है कि हिजाब लगाते हैं, पर्दा रखते हैं, और इस तरीके से जो है फेमिनिज्म को एक एक समझिए प्रॉप बना के, सहारा बना के जिनोफोबिया फैलाई जाती है। एंटी इस्लाम एजेंडा जो है वो पूरा किया जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में। ये बात कहती है सारा एस फार एज, इस पे डिबेट हो सकता है कि ये कितना सही है कितना, लेकिन हाँ ये भी एक इशू है। इसको उन्होंने जो है फेमो नेशनलिज्म कहा। एक वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आगे के लिए इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पुल्ड आउट ऑफ इट्स प्लान टू ज्वाइन ब्रिक्स। ये पेपर में कई बार आई थी कि ब्रिक्स का भी काफी फैलाव हुआ है, बहुत सारे कंट्री इसको उन्होंने ज्वाइन किए हैं, वो तो मैं अलग बताता रहता हूँ। कई कई कंट्री ज्वाइन किए हैं ब्रिक्स। अब 9-10 कंट्रीज में, 5 पहले थे, 5 और जुड़ गए हैं, यूएई से लेके एंड इथियोपिया एंड मेनी अदर, देख लीजिएगा। लेकिन एक कंट्री जो है वो अर्जेंटीना था, जिसको कि ऑफर किया गया था, यहाँ पढ़ लीजिए, लेकिन उस समय में जेवियर मिली आ गए थे, और वो तो थोड़े राइट विंगिस्ट हैं, तो उन्होंने इसको जो है स्वीकार नहीं किया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ पैसिफिक अलायंस। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एक पैसिफिक अलायंस है जिसके मेंबर हैं चिली, कोलंबिया, मेक्सिको, पेरू। तो ये तो यदि आपको पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता होगी। और इसमें ब्राजील तो है नहीं। तो ये सब तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट यस। क्रिटिकल थ्योरी डेवलप्ड आउट ऑफ द वर्क्स ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल। ये बच्चे बच्चे जानते हैं आईआर में, फ्रैंकफर्ट स्कूल इज नोन फॉर द क्रिटिकल थ्योरी। हर्बर्ट मर्क्यूज एंड हैबरमास, एरिक फ्रॉम, ये सब जो है बहुत फेमस थिंकर फ्रैंकफर्ट स्कूल के रहे हैं। मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन के बारे में मैंने हमेशा कहा है कि इसको, इन सब को थोड़ा गौर से देखिए, जो नॉर्थ ईस्टर्न
इलाके से शुरू होता, लाइक ट्राइलेटरल हाईवे है, या जो सेंट्रल एशिया के रास्ते से INSTC जा रही है, या अभी जो हाल में 2023 के G20 में डिसाइड हुआ आईमेक जो मिडिल ईस्ट से जा रही है, ये सब जो लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट हैं जो कई कंट्री से होके जाते हैं, उसके बारे में जरूर जान लीजिए। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। उसी में से एक है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। मेकोंग नदी जो है वो साउथ ईस्ट के कई कंट्री से जो है वो बहती है। इसमें लाओ, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम आते हैं। और गंगा तो आपको पता है, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो सी रूट से, रिवर से, इनलैंड वाटरवेज एंड फिर रोड, सभी तरह के मल्टी मॉडलिटी से जो कनेक्ट करके लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के लिए जो बनाई गई है, तो वो किस डिक्लेरेशन से स्टार्ट होती है? तो ये लाओ में एक टाउन है, देखिए वियंटिन जो है, वियतनाम नहीं है, गौर कीजिएगा, ये लाओ शहर में, जहां आसियान के भी हाल में बैठक भी हुई थी 1-2 साल पहले, तो वियंटीन है। इसको कैसे पढ़ेंगे? वियंटाइन। तो वियंटाइन डिक्लेरेशन से जो है ये लॉन्च होता है 2000 में, 2000 ईस्वी में होता है। इसके जो मेंबर हैं वो है इंडिया, कंबोडिया, लाओ, जिसको हम लाओस कहते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। ये सारे कंट्रीज को भी याद कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। 1975 मोजाम्बिक बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम, वो अफ्रीका में, तो आपको पता है कि कौन कंट्री फ्रांस का था जैसे अल्जीरिया है, कौन जो है ब्रिटेन का था जैसे नाइजीरिया है, और कौन जो है स्पेन पुर्तगाल का है, जैसे ये पुर्तगाल के हैं। ये जानना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हर कंट्री ने वहां पर शासन किया। हर कंट्री में जो कॉलोनियल पावर थे मेजर, उन्होंने उसको रैवेज किया है अफ्रीका को। तो ये पुर्तगाल की जो है वो कॉलोनी थी मोजाम्बिक। जस्ट याद कर लीजिए। हु इज एसोसिएटेड विद UNDP's 1993 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? जैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात आती है, वहां आप महबूब उल हक और अमृत्य सेन को याद कर सकते हैं। इन दोनों ने मिलकर के HDI डेवलप किया था, जिसमें ज्यादा रोल जो है महबूब उल हक तक का था। ये पाकिस्तान के थिंकर हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं जब भी HDI की बात आए तो। यहाँ पे एंड्रयू लिंकलेटर दिखते हैं, जो कि एक क्रिटिकल थिंकर है IR के। और ये जो हिस्टोरिक जो वुड्रो विल्सन चेयर इंटरनेशनल रिलेशन का है एबर्स्ट वाइथ यूनिवर्सिटी वेल्स में, जो पहली जो IR की पढ़ाई 1919 में शुरू होती है, उसके ये 10वें चेयर थे, मतलब कि उसके 10वें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, जहाँ की EH कार जैसे महान महान लोग भी उसको वहाँ चेयर रहे, एंड्रयू लिंकलेटर। यहाँ जोसेफ स्टिग्लिट्ज दिखते हैं, जो नोबेल प्राइज भी जिनको मिला हुआ है। उनकी एक बुक को कभी भूलिएगा मत, वो है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। आपको केवल ये बुक और जोसेफ स्टिग्लिट्ज आपको 1-2 क्वेश्चन कहीं करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिफीटेड रशिया इन 1905? ये एक बहुत बड़ी घटना थी 1905 में। सभी IR के स्टूडेंट याद रखते हैं IR हिस्ट्री में, कि कैसे एक छोटी कंट्री एरिया में, जापान, एक बहुत बड़े कंट्री रशिया को हराती है वॉर में 1905 में। तो जापान ने हराया था। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। और एक बात और कहें कि इसी से जापान जो है एक फासिस्ट ताकत के रूप में उभरा, एक दैत्याकार, जिसने कि लगभग साउथ ईस्ट एशिया पे कब्जा जमा लिया था। उसने चाइना के भी जो है मंचूरिया में शासन जमा लिया था, और बहुत जगह कोरिया में, और फिर इंडिया में भी अंडमान निकोबार, और कितने दूर तक पहुंच गए थे। एक समय में वो मणिपुर तक जो है इंडिया में पहुंच चुके थे जापान। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी जो है PTBT कब साइन हुआ था, ये सभी स्टूडेंट याद रखते हैं, 1963। दिस इज द ओनली जो है टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर ट्रीटी का कोई भी पार्ट जो इंडिया ने साइन किया है। चूंकि PTBT यहाँ है तो NPT भी याद कर लीजिए, 1968 में अडॉप्ट होता है, 70 में लागू होता है, इंडिया साइन नहीं करती है। CTBT 96 में साइन होता है, इंडिया साइन नहीं करती है। ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, TPNW, ये सबसे लेटेस्ट है जो UN ने फ्लोट किया। इसको तो अधिकतर कंट्री, मेजर कंट्री ने साइन ही नहीं किया, तो ऐसे ही जो है वो पड़े रह गई है। तो ये सबको डेट याद कर लीजिए। हु रोट द बुक साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर बुक है हांस मर्गन्थाउ के, इसलिए कोई इशू नहीं है, ये सब इजी क्वेश्चन कही जा सकती है। द अप्रोच टू थियोराइजिंग दैट derives from philosophy, history, and law, and that is characterized by explicit reliance upon the exercise of judgment. The above statement is associated with. अब ये तो जस्ट आप जानते हैं तो जानते हैं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है कि कौन इस तरह से लिखते हैं फिलॉसफी, हिस्ट्री एंड लॉ को जो सिंथेसाइज करके एंड ऑल। तो ये हेडली बुल है। लेकिन आप इससे ये ले लीजिए नॉलेज कि हेडली बुल जो है इंग्लिश स्कूल, जिसको कि
इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल भी कहते हैं, जो कि एक तरह से मिडिल ग्राउंड तय करता है, मिडिल ग्राउंड लाता है रियलिज्म और लिबरलिज्म के बीच में। उसके वन ऑफ द संस्थापक थिंकर हैं हेडली बुल, जो अपने बुक द एनार्किकल सोसाइटी के लिए जाने जाते हैं। तो उनसे ये जुड़ा हुआ है। यहाँ बहुत फेमस जो सोशोलॉजिस्ट हैं एंथोनी गिडन्स दिखते हैं, जो अपने स्ट्रक्चरलिज्म के लिए जाने जाते हैं, स्ट्रक्चर वर्सेस एजेंसी की जो डिबेट है। केनेथ वॉल्ज अगेन दिखते हैं, फादर ऑफ न्यू रियलिज्म। एंड थॉमस हॉब्स को कौन नहीं जानता, लेवाइथन, हु विथड्रू फ्रॉम द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इन 2003। तो ये भी जो है बहुत ही फेमस फैक्ट है, क्योंकि एनपीटी जैसे इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल ने साइन नहीं किया है, तो उसी तरीके से नॉर्थ कोरिया कैसे बाहर निकल जाता है साइन करने के बाद 2003 में, ये भी स्टूडेंट याद करते हैं। तो आप इसको आसान क्वेश्चन समझ सकते हैं। इफ पॉपुलेशन ग्रो अनचेक इट विल इंक्रीज एज ए ज्योमेट्रिक रेट, वेयर एज फूड रिसोर्स एंड अदर रिसोर्स जो सपोर्ट करते हैं पॉपुलेशन को, इंक्रीजेज एट अर्थमेटिक रेट। अर्थमेटिक रेट क्या होता है? 2, 4, 6, 8, मतलब आप कुछ जोड़ते जाते हैं, 2, 2, 2, तो प्रोग्रेशन होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? आप गुना करते जाते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4, तो 2, 4, 8, 16, 32। आप देखिए पॉपुलेशन ऐसे बढ़ता है, 2, 4, 8, 16, 32, और जो उसको सपोर्ट करने के रिसोर्स है वो 2, 4, 6, 8 बढ़ते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो पॉपुलेशन है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि रिसोर्स सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर बाढ़ आएगी, कोई कोरोना आएगा, कोई विभीषिका आएगी, और फिर पॉपुलेशन खुद ही कम हो जाएगा। तो इस तरह की जो बात थी, ये माल्थस ने कहा था, बहुत फेमस हुए थे। इसको माल्थस प्रिंसिपल कहते हैं, लेकिन अब लोग इसको नहीं मानते हैं। आपको पता है कि अब पॉपुलेशन कैसे कम हो रही है? डू यू नो? अब पॉपुलेशन खुद ही पीपल तय करते हैं। चाइना के लोगों ने डिसाइड किया, वन चाइल्ड पॉलिसी, गवर्नमेंट ने, चाइना ने कहा कि हम बच्चे ही पैदा नहीं करेंगे। अब वहां की गवर्नमेंट जो है बच्चे पैदा करने के लिए इंसेंटिव दे रही है। इंडिया में भी आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो रेट है, जो टीएफआर कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो अब 1.9 के आसपास चली गई है। और यदि ऐसा ही रहा तो हमारी पॉपुलेशन भी अब गिरने लगेगी, कुछ साल में पीक करेगी फिर गिरने लगेगी। तो ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन जो है इसलिए कम हो जाती है कि उसको नेचर सपोर्ट नहीं कर पाता। ये नेचुरल डिटर्मिनिज्म अब कोई नहीं मानता है। अब जो है खुद ही लोग जो है पॉपुलेशन को कम करने का डिसीजन लेते हैं। अभी ये भी माना जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ी रिसोर्स है। जिस कंट्री के पास जितने ज्यादा लोग हैं, यदि उसको आप हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक सर्विसेज दे पाए, तो आप सबसे पावरफुल कंट्री हो सकते हैं। Which article authorizes the UN Secretary General to bring to the attention of the Security Council any matter which is, in his opinion, may threaten the maintenance of international peace and security? मतलब ये एक वो आर्टिकल है जो अलाउ करता है कि सेक्रेटरी जनरल जो है वो सुओ मोटो, वो देख रहे हैं कि ये हो रहा है। जैसे मान लीजिए अभी सेक्रेटरी जनरल कहें सिक्योरिटी काउंसिल को कि मोडेरे को जो उठा करके ले आया है इस पे चर्चा करो, आप इस पे कुछ करो। तो ये कौन सा आर्टिकल सेक्रेटरी जनरल को पावर देता है? ऐसा ये आर्टिकल 99 है। बस आप जानते हैं तो जानते हैं। इस क्वेश्चन को यूज करके डियर स्टूडेंट, मैंने कई बार कहा है, इसको प्रॉप की तरह यूज कीजिए, और जो आर्टिकल हैं यूएन के चार्टर के और जो चैप्टर्स हैं उसको जरा एक बार गौर से देख लीजिए, और एग्जाम के पहले 2-3 बार जरूर देख लीजिए। 2005 का यूएन वर्ल्ड समिट होता है, उसमें एक आइडिया फ्लोट होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। मतलब यदि कहीं पे लोग मर रहे हैं और वहां की जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो उनको नहीं रक्षा कर पा रही है, या वो खुद ही उनके लिए आतंक बनी हुई है। जैसे मान लीजिए अभी ईरान में, सपोज कि ईरान में लाखों लोगों को गोली से भून दिया जाए, सपोज। अभी तो खैर हम लोग कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, तो उसमें क्या दुनिया चुप बैठेगी? क्या हमें प्रोटेक्ट करने का की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ये जो है यूएन लेकर के आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का डॉक्ट्राइन, जो कि सॉवरेंटी को सीधा सीधा एक तरह से कंटेस्ट करता है, स्टेट सॉवरेंटी। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहां से जो है एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन शुरू होता है जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की तरफ चलता है। इसको जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप सारा का सारा आप जानते हैं, आप कुछ थोड़े बहुत भी जानते हैं तो आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे अब इसमें देखिए, डम्बर्टन ओक कॉन्फ्रेंस, वी ऑल नो कि इसी से यूएन आता है, 1944 सब में होती होगी।
लीग ऑफ नेशन से जब ये सोवियत रूस को भगाया जाएगा, तो आप समझिए कि ये डम्बर्टन ओक से तो पहले ही हुआ होगा, क्योंकि लीग ऑफ नेशन खुद ही जो है वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच में ही थी। इसका मतलब पहले बी आएगा फिर ए आएगा, ये तो आप एकदम बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ पे आगे देखिए, यूएन चार्टर साइन इन सैन फ्रांसिस्को। यूएन चार्टर साइन होगा डम्बल्डन ओक के बाद। इसका मतलब पहले ए आएगी फिर सी आएगी, तब तो चार्टर साइन होगा, जबकि डम्बल्डन ओक तो फॉर्म करती है यूएन को। अब सोवियत यूनियन इन्वेजन इन चेकोस्लोवाकिया, वी ऑल नो कि 1968 में होता है। इसको प्राग स्प्रिंग कहते हैं। उसको दबाने के लिए टैंक भेजते हैं ब्रेजनेव। तो ये डी जो है, डेफिनेटली इस पहले सी आएगी फिर डी आएगी, पहले ए आएगी फिर डी आएगी। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, जिसको हम वर्साई की ट्रीटी कह सकते हैं, ये सबसे पहले इन सब में हुआ है। तो ई से ही स्टार्ट हुआ होगा। और ई से स्टार्ट होता हुआ, देखिए क्रोनोलॉजिकल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं इन्होंने रिवर्स क्रोनोलॉजी भी कहा है, मतलब सबसे रिसेंट पहले और फिर बाद, लेकिन यहाँ सिंपल है, सबसे जो पहले हुई हो पहले रहेगी। तो ई से शुरू होता हुआ 3 है, तो एक तो चलिए खत्म हो गया। सबसे लास्ट में इसमें क्या हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे लास्ट में जो है वो प्राग स्प्रिंग वाली घटना है 1968, डी से अंत होता हुआ, और एक ही जो है वो डी से अंत होता है। तो आप देखिए डियर स्टूडेंट, कि आपको और ये सब जानने की भी जरूरत नहीं कौन पहले है, और आप इस तरह से कर सकते हैं। दिस इज द वे टू टैकल। हम लोग जितने भी इसके क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन है, ऐसे ही हम लोग टैकल करेंगे। यदि कोई नहीं हो पाएगा जिसमें एकदम बिल्कुल ब्रूट सभी का नॉलेज चाहिए हो, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, बट दिस इज नॉट डिफिकल्ट। ये थोड़ी बहुत यदि आपको पता है लगभग कि कब क्या हुआ था, तो आपका काम चल जाएगा। आइए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक ज्योग्राफी, अब जियो पॉलिटिक्स आप जानते हैं, थोड़ी बहुत डिस्टेंस का आइडिया होना चाहिए, किस कंट्री के किस साइड में कौन सी दूसरी कंट्री है, कितनी दूर पे है, लाइक दैट। तो रसिया से यदि हम देखें, थोड़ा सा मैप आपको पता होना चाहिए कि रसिया के बगल में कौन सी यूरोपियन कंट्री और दूर में कौन सी है। डेफिनेटली यदि इसमें से देखें, ये कह रहा है नियर टू फार। यदि आप देखें तो जो रोमानिया है या यूक्रेन, तो बिल्कुल बाजू में हमको पता है सटा हुआ है। तो जो नियर, सबसे नियर ए होना चाहिए, लेकिन इससे अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारे में ए है। और सबसे दूर यदि आप देखें तो इटली या स्पेन में से आप सोच सकते हैं, इटली साउथ यूरोप में है, जबकि स्पेन एक अलग ही प्लाटो, जिसको आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं, या आइबेरियन प्लाटो एंड पेनिनसुला उधर है, और थोड़ा सा वेस्ट साइड में है। इसलिए स्पेन से दूर कोई नहीं होगा, डी से अंत होता हुआ। इसका मतलब कि ये दो तो ठीक है, ये दो खत्म हो गए। अब यहाँ पे देखिए कि यूक्रेन के बाद कौन सी आएगी, रोमानिया या सर्बिया, बस इतनी ही आपको देखनी है। अब सर्बिया आप देखेंगे तो युगोस्लाविया, जो कि काफी ज्यादा वेस्ट में है। सर्बिया युगोस्लाविया होता था, जो आप बाल्कन माउंटेन, मतलब साउथ यूरोप जैसा हो जाता है, इटली के बहुत दूर नहीं है। तो इसलिए, और रोमानिया तो ईस्टर्न यूरोप में है, वो नजदीक होगी, इसलिए इसका मतलब पहले सी होगी, ना कि ई होगी, तो सी से। तो दिस वे आपको जो है सॉल्व करना चाहिए, ना कि ब्रूट की कौन कहाँ है। जस्ट अंदाज थोड़ा बहुत होना चाहिए ज्योग्राफी का। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोरियन वॉर है, वी ऑल नो कि कोरियन वॉर 1950s में होती है, ये सबको पता होना चाहिए आप लोग को। सोवियत टेस्ट एटॉमिक बम इंडिंग यूएस न्यूक्लियर मोनोपोली, ये 1949 में कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले बी हुई है फिर ए हुआ है, तो यहाँ बी ए लिख लीजिए। जर्मनी रीयूनिफाइड होती है 1989 में। अनाउंसमेंट ऑफ ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, वी ऑल नो कि 1947 में होती है। सोवियत इन्वेजन जो है अफगानिस्तान में 1979 में। तो खैर यहाँ तो सारे जो इवेंट है वो नोन है, तो इसमें तो क्या जानना है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे जो अंत में हुई है वो जर्मनी रीयूनिफाइड हुआ, इसका मतलब सी से ये दोनों खत्म हो जाते हैं। और जो फर्स्ट जो घटना हुई है इन सब में, वो है ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, डी से। तो डी से शुरू होता हुआ के एक ही है, तो खैर आपको कई तरीके से इसको आप जान सकते हैं, जब इतना आसान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने सारा ही दे दिया है, क्योंकि ये आपको लगभग सब जानना पड़ता है तभी होती है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम इन्होंने ये है कि सब बी से शुरुआत हो रही है। 6 डे वॉर जो है 1967 में होती है। इन सब में सबसे पहले, अब यहाँ पे एक इन्होंने जो दे दिया है ना, ऑपरेशन
प्रोटेक्टिव एज, इसके चलते सब गड़बड़ हो गई। इसको आपको जानना ही जानना पड़ेगा। और ये ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज, इसके बारे में और पढ़ लीजिएगा, जुलाई 2014 में होती है। यदि ये आपको पता होता तो बाकी कई जो है इसमें बहुत आसान है, कि लाइक मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस जो है 1991 में, यम कूपर वॉर जिसको अक्टूबर वॉर, रमादान वॉर कहते हैं, 1973 में है, हमास अटैक इसराइल 2023 में। तो इसके चलते जो है, मैंने यहाँ दे दिया है तो अब आप मैच कर लीजिएगा। चलिए, इसके चलते सारी गड़बड़ हुई है, और दैट्स व्हाई वी कुड नॉट क्रैक इट लाइक दैट। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे देखिए, क्रिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक 1989 है। ट्रीटी ऑफ रोम, ट्रीटी ऑफ रोम जो है उससे, ट्रीटी ऑफ रोम से जो है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनती है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन यूरोपियन यूनियंस इवोल्यूशन। तो ये हमें याद भी रखना चाहिए। 1957 में ब्रेक्सिट जो है 2016 2020 दोनों सोच सकते हैं। फ्री ट्रेड एरिया ऑफ अमेरिकन एफटीए जो है इसी साल में, नाफ्टा भी साइन होता है 1994 में। मर्कसूर एग्रीमेंट मुझे याद तो रहता नहीं है। यहाँ पे जो है 1991 ट्रीटी ऑफ ऑस्कॉन्सियन बोलते हैं, तो ये भी याद कर सकते हैं आप। चलिए, ये इसको भी मैंने दे दिया है, ये इसका सही आंसर है। यहाँ पे भी आपको इसलिए दिक्कत इसमें होगी क्योंकि ये इसका डिफरेंट डेट बहुत लोगों को पता नहीं होता है। एफटीए का 1994, मर्कसूर का भी पता नहीं होता है, इसके चलते आपको इसको करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन कई तरीके से आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों को ये नहीं पता है, तब भी आप देखिए कि ट्रीटी ऑफ रोम यदि पता है कि 1957 में होती है, और किसी भी हाल में जो ब्रेक्सिट है वो उसके बाद हुई होगी। तो यदि ये पता है कि BC है, तो देखिए यहाँ पे BC, BC, BC से तो कुछ बात बनती नहीं है। ठीक है, चलिए। अब यदि ये पता हो, BA, ट्रीटी ऑफ रोम पहले हुई है, और क्रिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक BA से देखते हैं, तो AB से ये कट जाता है, AB से ये कट जाता है, AB से ये कट जाता है। वाह, आपको केवल इस इंफॉर्मेशन पे ही ये क्रैक हो जाता है। कैन यू सी इट? आप देखिए, आपको हमें कुछ भी पता नहीं है, केवल ये पता है कि पहले ट्रीटी ऑफ रोम हुई है, और फिर जो है एपेक बनी है BA, और सब में AB है, जो कि उल्टा है, वो हो ही नहीं सकता है, और एक ही सही है, और ऐसे क्रैक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें मैं कुछ भी आपको टिप्स नहीं दूंगा, क्योंकि ये इतना स्पेसिफिक है, बहुत ही डिफिकल्ट है कि दो कंट्री के बीच के कॉन्फ्लिक्ट, वो भी चाइना फिलीपींस को हम देखें। तो इसमें एक केवल आप थोड़ा देख सकते हैं कि लाइक, यहाँ तो ये, सॉरी, ये कट गया है। जो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, उसके वो करंट प्रेसिडेंट है, मार्कोस जूनियर है। तो ये बहुत बाद में हुई होगी, तो इसका मतलब डी से घटनाएं हुई होंगी, लेकिन सभी इसमें डी से है, तो कोई बात बनती नहीं है। इसको यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा कट गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देख। ये क्वेश्चन देखिए, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ वॉर बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिवर्स, अभी इस बार उन्होंने एक नया वर्ड यूज किया है, डिसेंडिंग। यहाँ पे उन्होंने यूज किया है रिवर्स। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सबसे रिसेंट घटना पहले, और सबसे बाद, जो सबसे पुरानी घटना है, बाद में। थोड़ा सा दिमाग में आपको लाना पड़ेगा कि सबसे रिसेंट घटना से शुरू करना है। तो इसको यदि हम देखें, तो इन सब में सबसे रिसेंट घटना क्या होगी, या सबसे बाद की घटना क्या होगी, सबसे पहले की घटना क्या होगी? रसिया इन्वेडेड यूक्रेन से ही इसमें बातें शुरू हुई है सारे, यदि आप देखेंगे तो ए से जो है, ए से, अब यहाँ पे इन्होंने किया क्या है कि पूछा है कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और सारे के सारे आंसर जो है वो उन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिए हैं। मतलब रसिया इन्वेडेड यूक्रेन से दिए हैं, सबसे पहले वो और सबसे बाद में। तो वैसे ही ये क्वेश्चन गलत है। इसका सही ये है, चलिए देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने दे दिया है, उसको पढ़ लीजिएगा। खुद भी इसको ठीक से फ्रेम नहीं कर पाए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब सिंपल, मतलब जो घटना पहले हुई है पहले, जो बाद में हुई है बाद। रिवर्स में मतलब कि जो घटना बाद में हुई है, मतलब जो लेटेस्ट है वो पहले, और जो घटना बहुत पहले हुई है वो बाद में, रिवर्स या डिसेंडिंग। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने दिया भी है, AC को चलिए देखते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो बहुत पहले हैंग हुए हैं,
और हामिद करजाई जो बनते हैं अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट, आपको पता है वो 2003-4 सब में बनते हैं। तो ए सी तो होना ही, अब यहाँ देखिए ए सी है, ए सी, यहाँ सी है, तो इससे तो खत्म हो गई एक। अब यहाँ पे देखिए डोनाल्ड ट्रम्प बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ओके, फर्स्ट टाइम यदि बने हैं तो 2016 में बने थे। और तालिबान टू केम इनटू पावर इन अफगानिस्तान, तो पहले डोनाल्ड ट्रम्प बने हैं और फिर तालिबान जो है आई है, क्योंकि वो 2021 में आई है। तो डीई, चलिए डीई से देखते हैं। ई डी ये खत्म हो गया, यहाँ डीई है तो ठीक है, यहाँ पे डीई ठीक है, ये तो पहले ही कट गया। देखिए 50-50 हम लोगों ने खेल लिया। इन दोनों में देखिए तो ए से शुरुआत होता है और ई से अंत होता है। अब बीच में हम लोग देखते हैं बीच में क्या बचती है। ए और ई के बीच में बी सी डी, ठीक है। बीसीडी में क्या घटना है? सिंजो अबे बिकम पीएम ऑफ जापान फॉर द फर्स्ट टाइम, हामिद करजाई बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान एंड डोनाल्ड ट्रम्प बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ऑफ कोर्स इन तीनों में सबसे बाद में डोनाल्ड ट्रम्प का बनना हुआ है। तो सबसे बाद में इन दोनों में देखें तो डी डी, दोनों में डी बाद में है, इससे कोई फायदा हुआ नहीं। इसका मतलब बी सी सी बी पे बात आके टिक जाती है कि सिंजो अभी पहले बने होंगे या हामिद करजाई जो है फर्स्ट टाइम बने हैं। तो यहाँ पे तो आपको थोड़ा गेस भी करना पड़ सकता है। पहले जो हामिद करजाई बने हैं और फिर जो है सिंजो अबे बने हैं, तो ये थ्री होगा। वैसे चेक कर लीजिएगा, मैंने जो देखा है मेमोरी से मैं ये कह रहा हूँ, सिंजो अबे से पहले हामिद करजाई बने थे। यहाँ पे देखिए अरेंज द रिफ्यूजी एंड स्टेटलेस पर्सन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन बाय यूएन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि जो सबसे बाद में हुए पहले। तो यहाँ पे यदि आप देखें इन सबको, तो सबसे बाद में, तो चलिए आंसर से देख के हम केवल समझ लें, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट है कि मैं कोई आपको गेस नहीं बोल रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं रहती। अब इसमें इतने सारे कन्वेंशन है, तो एक नजर देख लीजिए सबसे बाद में इसमें कौन सा होता है। मैं देखना चाहता हूँ कि इन्होंने सही अरेंज किया भी है कि नहीं। 1967 की जो है ए, तो ए से शुरुआत होता हुआ, ठीक है, ए से शुरुआत होता हुआ है। और सबसे लास्ट, ओ अगेन इन्होंने, यस, ए से शुरुआत जो सबसे रिसेंट हुई है और सबसे लास्ट में जो हुई है 46 बी। तो ए बी यही केवल एक बचता है। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब, फिर से देखिए, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब यह है कि सबसे जो लेटेस्ट इवेंट है वो पहले देनी है ए, और सबसे जो अर्लीस्ट इवेंट है उसको सबसे बाद में देना है दिस वन। अरेंज द फ्रेंड और इनमी इन द रियर साइड ऑफ कनक्वरर एज गिवन इन अर्थशास्त्र। जो राजमंडला है उसमें जो बैक में है, जो फर्स्ट, ये जो है विजी गिसु है, विजी गिसु। और इसका जो पहला जो होगा वो तो नेचुरल एनिमी होगा, वो पार्शना ग्राहा होगा। उसके बाद जो है, जो इनमी का जो इनमी होगा वो फ्रेंड होगा अकरांदा। फिर उसके बाद जो है इनमी का मित्र होगा पार्सिनग्रा साहा। और फिर फ्रेंड का जो है फ्रेंड होगा अकरंद साहा। उदासीना तो कहीं और बहुत दूर में है, इसलिए ये सही लगा हुआ है। इसको और आप पढ़ लीजिए। अरेंज द यूएसए प्रेसिडेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर। तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। आप इसमें से देखिए कि सबसे पहले कौन आए होंगे इसमें से। अब आप यहाँ देखिए जॉन एफ कैनेडी बहुत पहले आए होंगे। इन सबसे पहले मुझे लगता है रोनाल्ड रीगन, आपको 60s के हैं। जॉन एफ कैनेडी। निक्सन 70s के हैं, जब 71 में वॉर हो रहा था। तो ए से शुरुआत होते हुए तो सभी ए। और सबसे बाद में इसमें जो है वो जो बाइडेन है, यदि अभी के हम टेरियर को छोड़ दें, डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रम्प तो इसमें है भी नहीं, तो जो बाइडेन सबसे बाद में है। तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब तीन बचता है देखिए, ए और ई तो आपने ले लिया, बी सी डी। अब बी सी डी में है रोनाल्ड रीगन है, ओबामा है और निक्सन है। तो इसका मतलब सबसे पहले इसमें रीगन आएंगे, सॉरी निक्सन आएंगे, तो डी। फिर आएंगे रीगन, तो डी बी से, तो डी बी से एक ही है। और इसके चलते आप इसको कर पाते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे करके, मतलब एकदम ब्रूट आपको डेट जानने की जरूरत नहीं है। अरेंज पॉलिटिकल थिंकर इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर देयर लाइफ स्पेन। रिवर्स मतलब जो सबसे लेटेस्ट थिंकर हैं, जो सबसे अभी मॉडर्न है या कंटेम्प्ररी है, टाइम में सबसे आगे है, उसको पहले रखना है। तो इसमें यदि आप देखिए तो सबसे पहले कौन, मतलब सबसे सबसे लेटेस्ट कौन होंगे।
आप ये देखिए लॉक, मिल, मिल डेफिनेटली जो है 1850s में लिख रहे थे, तो एडमंड बुर्क से भी पहले, क्योंकि 1790s में है, लॉक जो है 1680s 90s में लिखते हैं। तो मिल से के बाद कोई नहीं है, मतलब मिल सबसे लेटेस्ट है, तो इसका मतलब शुरुआत मिल से करनी है। तो वैसे भी बी से शुरुआत है, डी से अंत है, इसका मतलब थॉमस एक्विनास जो कि मेडिवल टाइम में है, 12 13 या 13 सेंचुरी में, तो उससे पहले कोई नहीं है। अब यहाँ पे तीन देखिए, इसमें कौन से बचे तीन, लॉक, मैकियावेली और बुर्क। तो इसमें से सबसे पहले सी आएगा। आप समझ सकते हैं मैकियावेली से पहले कौन आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो सी है वो यहाँ पे, और तो कोई सी है ही नहीं। तो बी और डी से शुरू होते हुए सबसे पहले सी, फिर उसके बाद, लेकिन ये यहाँ मैं भी उल्टा कर रहा हूँ, देखिए यहाँ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इसका मतलब कि मैकियावेली सबसे बाद में रहेंगे, तो सबसे बाद में सी है, और सबसे पहले जो सबसे बाद में आए हैं जो कि है यहाँ पे लॉक, और लॉक के बाद जो है वो, तो सबसे पहले आएंगे एडवर्ड बुर्क, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट है। उसके बाद आएंगे लॉक, और लॉक के बाद आएंगे तो मैकियावेली। व्हाई? बिकॉज एडमंड बुर्क जो है वो इन तीनों में, लॉक और मैकियावेली और एडमंड बुर्क में सबसे बाद में बुर्क आए हैं, इसलिए सबसे पहले वो रहेंगे। रिवर्स है, ध्यान रखिए, फिर जॉन लॉक और फिर जो है मैकियावेली। थोड़ा जब रिवर्स ये करते हैं तो हम लोग के दिमाग में भी थोड़ी परेशानी आती है, ध्यान रखिए। ऑर्गेनाइज द इवेंट रिलेटेड टू नॉर्थ कोरिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारी कोशिश की है कि कौन सबसे पहले हुआ होगा। जैसे यहाँ देखिए ए बी से शुरुआत होती है, तो कुछ हमको दिमाग ही नहीं देना है। नॉर्थ कोरिया लीडर किंग जुंग टू डाइड एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन, तो ये खुद ही कह रहे हैं कि ये सबसे पहले हुआ है। और डी है लीप डे एग्रीमेंट बिगिन टू अनरेवल एज नॉर्थ कोरिया लॉन्चेज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो इन्होंने खुद ही कह दिया, तीन में कह दिया, तो आप मान के चलिए कि यही सही होगा। इसका मतलब कि बीच में हमें क्या बचता है, सी, डी सी ई बचता है, डी सी ई, नो। एनीवे चलिए, मैं इस पे ज्यादा दिमाग नहीं देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी किया जा सकता है, मतलब कुछ इसमें आगे पीछे करके आप कर सकते हैं, बट लेट इट नॉट वेस्ट टाइम, आप खुद देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा ऑब्सक्योर है। अरेंज द वॉर इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे डर्टी वॉर केवल आप जान लीजिए क्या है। द डर्टी वॉर रिफर्स टू अर्जेंटीना स्टेट स्पॉन्सर्ड रिप्रेशन फ्रॉम 1976 टू 1983। खुद जो वहां पे जो एक तरह का सिविल वॉर हुआ था, और स्टेट ने जो रिप्रेस किया था, जो 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 एजिटेशन होता है, जैसे अभी ईरान कर रहे हैं अपनी जनता पे, तो ये यदि आप जानते हैं तो फिर तो इसमें बाकी सब आपको पता है। अल्जीरियन वॉर जो है 1958 सब के टाइम में होती है, उससे फ्रांस पूरा हिल जाता है, वहाँ फिफ्थ रिपब्लिक आती है। कोरियन वॉर 1950s में, 53 में। डर्टी वॉर हम लोगों ने देखा 1976 से लेके 83 कह सकते हैं। रसिया जापान की वॉर 1905 में, और पर्सियन गल्फ वॉर जो फर्स्ट होती है 1990 में। तो आप बाकी इसको कर सकते हैं, कई कई तरीके से कर सकते हैं। मैंने जब मैं आपके लिए इसको पढ़ रहा था तो मैंने कई तरीके से उसको करने की कोशिश की थी, और इसका सही आंसर है इस, मतलब इसमें यदि आप देखेंगे तो ई और डी से अंत होता है। देखिए पर्सियन गल्फ, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सबसे बाद में पर्सियन गल्फ, और सबसे शुरू में जो है अल्जीरियन वॉर। इसके बीच में सारे हैं, ये आपको खुद ही ये बता रहा है इसके बीच में है क्या। बी सी डी है, कोरियन वॉर, डर्टी वॉर, रसिया जापान वॉर। तो इसमें एक बात तो तय है कि सबसे बाद में, मतलब सबसे जो पहले हुई है, वो रसिया जापान वॉर हुई है। सॉरी, बेसिकली यहाँ पे आप देखिए तो 1905 जो है डी है, जो सबसे पहले इवेंट हुई है, और सबसे बाद में इसमें जो है 1990 हुई है। तो ई से शुरुआत हो रही है, जो रिवर्स है, और डी से अंत होगी, जो कि सबसे ओल्डेस्ट है।
तो और सबसे रिसेंट जो है उससे शुरुआत होगी। तो ये दो हट गया तो ए बी सी बचा। तो यहाँ पे आप देखें तो सभी में ई डी करके आपको इन्होंने बता दिया है कि ई से शुरुआत होगी और डी से अंत होगी। अब ए बी सी में यदि आप देखें तो अल्जीरियन वॉर कोरियन वॉर है। इसका मतलब कि पहले जो है डेफिनेटली बी होगा फिर ए होगा। तो यदि इसमें हम देखें कि बी ए किसमें है, ए बी खत्म हो गई। यहाँ पे देखिए बी ए है, यहाँ पे देखिए ए बी खत्म हो गई और यहाँ पे भी ए बी खत्म हो गई। एक ही बस्ती है जिसमें कि बी ए है और इसका उल्टा होगा अगेन क्योंकि ये रिवर्स में है तो ए बी होना चाहिए। तो ए बी से आपको जो है एक में जिसमें बी ए है वो खत्म हो जाती है। तो आप इस तरीके से एक को चुन सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको डर्टी वार जानना होगा और इसके चलते मैं सीधा आपको टिक कर रहा हूं, आप देख लीजिए। बिकॉज वन यदि आप क्रूसियल नहीं जानते हैं तो आपको इसको करने में प्रॉब्लम होगी। arrange the event related to environment in reverse chronological order। अगेन ये रिवर्स chronological order है तो सबसे जो लेटेस्ट है उसको पहले रखना है। आप यहाँ देख करके भी समझ सकते हैं कि ए सबसे लेटेस्ट हो सकता है। पेरिस एग्रीमेंट टू कॉम्बैट ये 2015 में होती है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ देखें तो E3 में आता है तो फर्स्ट अर्थ डे। इसका मतलब है कि ई, अब मुझे डेट तो नहीं याद है कब फर्स्ट अर्थ डे होता है, लेकिन ये पहले आई होगी। तो इन तीनों में यदि आप देखें तो हमें बच क्या जाता है, बी डी सी। तो बी डी सी ए से अंत गीता थर्नबर्ग असर तो न्यू जनरेशन ऑफ एक्टिविज्म। तो ये चलो 2015 के बाद हुई होगी। तो बी सी डी में बच जाता है पेरिस एग्रीमेंट, द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज इज मैप जो कि 1997 में हुई थी। अंटार्कटिका ओजोन होल इज डिस्कवर्ड 1980s में। तो आप तीनों को मैच कर लीजिएगा, इसका सही ये है। यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। जे आन टिकनर इज फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरिस्ट। कौन बोलेगा नहीं। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, यस। Edward Said advocated the notion of Orientalism. We all know. Yes. Immanuel Wallerstein is the pioneer of world system theory. Definitely correct है। Ulrich Beck examined the perils of globalization in the book The Risk Society. ये भी सही है। The Benedict Anderson book Pakistan a Nation Without Nationalism। ये देख लीजिएगा रिस्क सोसाइटी इनका है या गिडन्स का है, एंथनी गिडन। बट लेकिन चूंकि डी सब में सही है इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही होगा ही। तो बेनेडिक्ट एंडरसन की जो बुक है पाकिस्तान ए नेशन विदाउट नेशनलिज्म ये गलत है। ये बुक का सही नेम है पाकिस्तान नेशनलिज्म विदाउट नेशन, क्रिस्टोफर जेफर्डलेट का। तो यदि इनको छोड़ दें जो कि आपको जानना पड़ेगा, और वैसे आप गेस भी कर सकते हैं कि बेनेडिक्ट एंडरसन ने पाकिस्तान पे बुक लिखा होगा, इमेजिन कम्युनिटी लिखने वाले थिंकर। आई डोंट थिंक। तो आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि एबीसीडी होगी। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। रशियन रिवॉल्यूशन क्रिएटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट। ठीक है, लेनिन ने किया था बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। माओ जेदांग फोर्स्ड कलेक्टिवाइजेशन इन 1920। ये कहना, ये आप बिल्कुल मतलब सोच सकते हैं कि गलत होगा, क्योंकि वो तो 1949 में तो वो इस्टेब्लिश कर पाते हैं कम्युनिस्ट रेजिम, तो 1920 में कहाँ कलेक्टिवाइजेशन कर रहे होंगे। तो यदि आप बी को निकाल दें तो बी और आपको आंसर मिल जाता है। उसके बाद बाकी आप पढ़ लीजिएगा और उससे आगे बढ़िएगा। लाइक लेनिन बिगेन द लॉन्ग मार्च इन 1934। तो अब यहाँ पे यदि आप देखें तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में सी नहीं है। न्यूरमबर्ग न्यूरमबर्ग ट्रायल, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो कल्प्रिट के लिए जो ट्रायल हुआ था वो 1946 में। तो इसको सही मान लीजिए। और यूएसएसआर एक्सप्लोडेड द न्यूक्लियर बॉम्ब इन 1949। अभी इन्होंने देखा। वैसे ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपके साथ पढ़ के मैं भी याद कर रहा हूँ फॉर यू। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एक स्टेटमेंट केवल इसमें से कि मॉर्गनथाउ रोड द बुक द 20 ईयर क्राइसिस। वी ऑल नो कि ये E.H. कार ने लिखा था। केवल इस इंफॉर्मेशन को यदि हम हटा दें, ई को तो ये आंसर मिल जाता है। बाकी पढ़ लीजिएगा, मैं तेजी से पढ़ रहा हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। अगेन इसमें क्या हम कुछ निकाल सकते हैं जो इनकरेक्ट है, क्योंकि करेक्ट आंसर कहा जा रहा है। तो इसराइल का जो है 58 में नहीं हुआ था, वी ऑल नो 48 में हुआ था।
इसका मतलब ए को हटा देना है, ए को हटा दिया तो ये दो में देखिए क्या हो रहा है, बी डी ई और बी सी ई, इसका मतलब बी और ई दोनों में कॉमन है। इसका मतलब कि बी सही है और ई सही है। केवल हमें ये देखना है कि बी ई तो हो गई, डी और सी में क्या है। डी सी को चलिए देखते हैं। द स्वेज क्राइसिस ऑफ 1956 लेड टू इजरायली इन्वेजन ऑफ सिनाई पेनिनसुला एंड डी है अल जजीरा वाज फाउंडेड बाय ओसामा बिन लादेन। ये तो क्रूड स्टेटमेंट है, ओसामा बिन लादेन का कोई हाथ अल जजीरा में नहीं था। ये तो बहुत ही अब तो प्रेस्टिजियस जैसी बन चुकी है। उसमें ओसामा बिन लादेन का हाथ होता तो आप जान सकते हैं कभी वो चलती भी नहीं। तो इसका मतलब है कि डी को आप गलत कर दीजिए, तो सी को सही कर दीजिए। सी इसमें है, ये सही हो जाएगा। इसमें देखिए अगर करेक्ट स्टेटमेंट है, क्या कोई हम इनकरेक्ट खोज सकते हैं। सैमुअल हंटिंगटन रोड द बुक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, बिल्कुल गलत है। ये से फ्रांसिस फुकुवामा की है, तो ए को हमने गलत कर दिया। ए को और आंसर मिल गई। पढ़ के आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे देखिए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाटो। नाटो फॉर्म तो चलिए 1949 में होता है, सही है। ऑल नाटो डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी, नहीं मेजोरिटी नहीं है, कंसेंसस पे होती है, ये रॉन्ग है। तो बी को यदि हम उड़ा दे तो मिल जाता है। बाकी पढ़ के आगे बढ़ जाइए। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। माइकल वॉल्जर डेवलप्ड ए जस्ट वॉर थ्योरी ऑफ एंड डिफेंडेड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। मुझे नहीं लगता कि माइकल वॉल्जर ने जस्ट वॉर थ्योरी दिया है, तो इसको ऐसे, ये तो कम्युनिटेरियन थिंकर हैं, तो ए को यदि हम हटा दें तो हम ऐसे ही मिल जाएगी। महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, ठीक है। रॉबर्ट Oppenheimer is often called the father of atomic bomb. We all know, yes, it's सही है। Hugo Grotius wrote the book The Republic. I don't know कि उन्होंने ये बुक लिखी है। जेफरी सैक्स इज द एडवोकेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी मुझे कंफ्यूजन है। इसकी सही आंसर चलो ठीक है, बी सी डी ई है। ए को हटा दो, बाकी सब इसमें सही है। चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूरोपियन इंटीग्रेशन। तो इसमें देखिए ई को देखिए, ब्रिटिश इलेक्टोरेट वोटेड टू लीव यूरोपियन यूनियन 2010। वी ऑल नो कि ये 2016 में हुई है। तो यहाँ ई को यदि हम हटाते हैं, ई को हटाते हैं, तो इन दोनों में अब देखिए बी सी डी ए बी डी, इसका मतलब बी और डी दोनों में कॉमन है। तो बी को कर लो ठीक, मतलब टिक कर लो। डी तो बच क्या जाता है, किसमें हमें देखना है, बी और डी, ए और सी में। यूरोपियन काउंसिल इज लोकेटेड इन ब्रुसेल्स, ये तो ठीक है, ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर है। तो ए वाली ही सही होगी। इसका मतलब दूसरा अपने आप जो है गलत हो जाएगी। सी, यूरोपियन पार्लियामेंट जो है पेरिस में नहीं होके, जो ये दो जगह है, ब्रुसेल्स में भी है और एक और जगह है, लेकिन स्ट्रैटसबर्ग में है, लेकिन ये पेरिस में तो बिल्कुल नहीं है। तो सी वाली गलत हो जाएगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्वायरमेंट। अब इसमें से ये जो है करेक्ट चुनने का है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। यहाँ देखिए चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर 1986 में होती है। वी ऑल रिमेंबर दिस। तो यदि ई को हटा दे, ई को हटा दे, तो आपको आंसर मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक से कितने तेजी से आप कर सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वैसे आप बिना पढ़े हुए, उसको थोड़ा सोचे हुए आगे मत बढ़िए, क्योंकि ये नॉलेज है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन ह्यूमन राइट। अब यहाँ आइए, ये कहते हैं कि यूडीएचआर जो है अडॉप्ट हुआ है 10 दिसंबर 1958, बिल्कुल गलत है। वी ऑल नो 1948। तो ये बी को हटा दीजिए, बी हट गई, बी हट गई, बी हट गई, तो आंसर मिल गया। अगेन पढ़ के आगे बढ़ जाइए। एलिमिनेशन रॉक्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कन्वेंशन या कोवेनेंट। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको कई बार वो रटा रहा है कि कौन कोवेनेंट कब साइन हुआ है, पिछले में भी और इसमें भी। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो ये तो बिल्कुल सही है कि ICCPR जो है 1966 में अडॉप्ट होता है, 76 में ये लागू होती है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अडॉप्टेड 1945। ये चलो ये जो है ये गलत है। वैसे 65 में अडॉप्ट हुआ था, 69। तो इसको यदि आप याद रखे हैं तो बी को आप उड़ा सकते हैं, और बी बी बी, और इससे आपका मिल जाता है आंसर। लेकिन इन सब को बिना पढ़े हुए और बिना ही याद किए हुए मत आगे बढ़िएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आइए, डी में यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन 2005, ये बिल्कुल गलत है। 2015 में अडॉप्ट किया गया था, आपको पता है। 2000 में एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और 2015 में
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके चलते डी को आप हटा दीजिए तो ये बच जाता है ए बी सी। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑन ग्लोबल फाइनेंस। The most favored nation principle is formally laid down in GATT Article 1. अभी आप नहीं भी जानते हैं तो आप इधर आ जाइए। कार्ल मार्क्स एंड जॉन मैरिड केनेस jointly wrote the Communist Manifesto. We know कि उन्होंने जो है फ्रेडरिक एंगल्स के साथ लिखा था केनेस, और इन दोनों का टाइमलाइन भी नहीं मैच करता है, तो ई तो बिल्कुल रॉन्ग है, तो ई को हटाइए और आंसर मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रीजनलिज्म इन इंटरनेशनल अफेयर एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या किया जा सकता है, आप देखिए। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट वाज क्रिएटेड इन 1981। यदि आप नहीं भी जानते हैं तो एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया कभी सीआईएस में ज्वाइन नहीं किया। सीआईएस जो है बेसिकली जो सेंट्रल एशियन जो थे, एंड जॉर्जिया एंड अदर जो कंट्री थे, जो नियर अब्रोड जिसको कहता था रसिया, वो लोग मिलकर के 15 कंट्री बनाते हैं। उसमें एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया कभी ज्वाइन नहीं किया। ये लोग हमेशा से नेशनलिज्म यहाँ बहुत स्ट्रांग रहा, और ये हमेशा रसिया से दूर रहने की इन्होंने कोशिश किया, किसी ऐसे अलायंस में शामिल नहीं हुए जिसमें रसिया है। यदि आप ये इन्फॉर्मेशन को जानते हैं मेरी तरह, तो फिर बी को यहाँ उड़ा दीजिए, बी को, और ये आंसर मिल जाता है। बाकी इसमें से बहुत सारे फैक्चुअल हैं, उसको रट करके आगे। Consider the following facts about formation of regional organization and choose the correct answer. इसमें से एपेक अभी हम लोगों ने देखा 1989, पिछले ही किसी क्वेश्चन में, आप बैक भी जाके देख सकते हैं रियल एग्जाम में, जब कोई इंफॉर्मेशन रिपीट हो रहा हो जो क्वेश्चन में ही हो, इसका मतलब बी जो है वो रॉन्ग है, तो बी 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 और आंसर मिल गया। यू कैन सी कि किस ब्रीज के साथ आप जो है एलिमिनेशन टेक्निक से इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर। Consider the following statement regarding United Nations Security Council. अब यहाँ पे आइए, बी में UN Security Council was enlarged from 11 to 15 1975. We all know नहीं, 1965 में हुआ था, तो बी को हमने हटा दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ए सी ई सी डी, इसका मतलब इसमें सी और ई कॉमन है, तो सी सही है और ई सही है, तो केवल हमें देखना है ए और डी में। यूएन जनरल असेंबली इज द मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मैंने कई बार कहा है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो यूएन की है वो है सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी जो पार्लियामेंट है वो है जनरल असेंबली। इसलिए ए गलत है, यदि ए गलत है तो इन दोनों में केवल एक ही बच जाता है, सी डी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ आइए, ए आई आई बी मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक was established by USA but opposed by China। ये एकदम उल्टा है, ये चाइना ने स्टैब्लिश किया है, यूएसए का इसमें रोल नहीं है, तो बी को खत्म कर दीजिए, बी बी। अब यहाँ आइए, इसमें देखिए डी और ई कॉमन है, तो डी को टिक कर लीजिए कि सही है, ई को भी टिक कर लीजिए सही है, जबकि बहुत ही उटपटांग इन्फॉर्मेशन है ये नहीं। साउथ सुडान जो है 193rd है 2011, ये तो बहुत वेल नोन है, लेकिन इकोवास के बारे में आप जितना जानना चाहें वो अच्छा है, क्योंकि छिपा हुआ है। तो केवल क्या बच जाता है इसमें, ए और सी। देखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक वाज एस्टैब्लिश इन 2016, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1929। मुझे ये पता है कि इसके पहले हुआ है, 1919 सब में हुआ है। इसका मतलब सी करेक्ट है, ए इसका मतलब गलत होगा, तो सी वाले को हटा दीजिए और ए को रख लीजिए। Consider the following contributions of the strategic thinker and find out the correct answer. कार्ल वॉन क्लॉसविच, जो कि जनरल थे ऑस्ट्रिया के, उन्होंने ऑन वॉर लिखा है, सही है। देखिए, कौटिल्या रोड द बुक द प्रिंस, वी ऑल नो कि ये मैकियावेली लिखा है, तो बी को यदि हम हटाते हैं तो चलो एक हटा अभी, ओके। यहाँ पे और आइए, एंटोनियो जोमिनी हैज रिटन द बुक द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी पावर अपॉन हिस्ट्री, तो इसको अभी चलिए हम लोग रख लेते हैं। अल्फ्रेड मैकेंडर रोड द बुक ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ द हिस्ट्री, हम लोग को पता है कि ये सही है, तो डी होना चाहिए। इसमें डी नहीं है, इसका मतलब इसको खत्म कर दीजिए। अब इन दोनों में देखिए तो ए डी ई कॉमन है, इसका मतलब केवल हमें सी को देखना है कि सही है कि नहीं है। इसका मतलब है कि हेनरी किसिंजर रोड द बुक एंडिंग द वियतनाम वॉर, ये सही होगा। अब सी को देखना है कि एंटोनियो जोमिनी हैज रिटन द बुक द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री, है या। तो ये इंफॉर्मेशन गलत है, क्योंकि सी पावर पे ए टी महान लिखते आए हैं, तो ये एंटोनियो जोमिनी वाली गलत होगी, तो सी वाले को यदि आप हटा दीजिए तो फिर क्या बच जाता है, एक ही बच जाती है, ए डी ई।
अब यहाँ पे देखिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजने के लिए कह रहे हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है बेंजीर भुट्टो वाज असैसिनेटेड इन जुलाई 2009। मुझे नहीं पता था, मैंने जब चेक किया मैं कंफ्यूज था कि किस साल में है, तो 2007 में है, तो ये तो रॉन्ग है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ये एक ऑप्शन में आना चाहिए, बिकॉज इनकरेक्ट आपको खोजना है। असफ अली जरदारी, मुझे पता है कभी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो बने नहीं है, प्रेसिडेंट बने थे। जिस समय में लिखा गया उस समय में एक्चुअली यूसुफ रजा गिलानी जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे, और ये खुद प्रेसिडेंट बने थे, तो ये भी गलत है। और इसके अलावा ये तीनों स्टेटमेंट सही है, पढ़ लीजिएगा, बट बहुत ही ऑब्सक्योर है, तो ए बी सही आंसर है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्राइन। इनकरेक्ट, तो यहाँ पे आप आइए सी, स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, जिसको स्टार वॉर कहते हैं। वी ऑल नो कि ये रिगन के टाइम में हुआ था, हमने कई बार इसको पढ़ा है। तो ये सी जो है ये रॉन्ग है। तो और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको कह रहे हैं, इसका मतलब सी तो होना ही चाहिए, जिसमें सी नहीं है उसको वैसे ही निकाल दीजिए। अब आगे आइए, इसका मतलब हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है और उसको हटा देनी है। Concept of deterrence is used in sustainable development. Japan defeated Russia in 1910. हम लोगों ने देखा कि 1905 में डिफीट किया है। इसका मतलब कि ये ई भी जो है होनी चाहिए। यदि ई किसी में नहीं है तो उसको भी हटा दीजिए, इसका मतलब कि ये भी हट गई। तो इन दोनों में यदि आप देखिए, यही दो जो है बच जाते हैं। क्योंकि इसमें सी नहीं है, इसमें ई नहीं है, इसके चलते जो है ये दो हट गए। अब यहाँ देखिए बी सी डी ई और ए बी सी डी, इसका मतलब केवल हमें देखना है बी सी डी तो कॉमन है, इसका मतलब ये चारों जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। केवल ए के बारे में हमको हमें जानना है। आइजनहॉर एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ मैसिव रिटेलिएशन। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है। मैसिव रिटेलिएशन मतलब कि यदि हम पे कोई अटैक हुआ तो हम इतना सीवियर अटैक करेंगे कि कोई, मतलब मैक्सिमम डिटेरेंस कह लीजिए, कोई ना करे हम पे अटैक। तो लेकिन ये आप जानते हैं तो जानते हैं, वैसे उस समय में फॉस्टर डुलेस जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उन्होंने इसको पब्लिकली जो है इसको इसको अनाउंस किया था, प्रचार किया था, मैसिव रिटेलिएशन डॉक्ट्राइन आइजनहॉर। ओके, यहाँ पे देखिए मैच करने की है तो एक एक से ही मैच हो जाता है, कहीं में दो अधिक से अधिक चाहिए होती है। अब हटिंगटन की जो बुक है थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन वी ऑल नो, तो ए के टू से ये देखिए सीधा मैच हो जाता है। आप बिना मैच कराए हुए आगे मत बढ़िएगा, आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन ये देता है ये सारे क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे आप देखिए बॉक्सर रिवॉल्यूशन चाइना में वी ऑल नो कि 1901 में होता है। जापान जो है पर्ल हार्बर पे 1941 में करते हैं। इसी से आपका जो है आंसर मिल जाना चाहिए, सी का 4 आप देखिए और इससे आंसर मिल जाता है। बाकी मैच कर लीजिए। यहाँ पे यदि आप आए तो कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन 1991, बी का 1, बी का 1 से 50-50 गेम खेलते हैं। सोवियत इन्वेजन ऑफ चेकोस्लोवाकिया कई बार हम लोगों ने देखा है 1968, सी का 4 और सी के 4 और बी के 1 से आपका ये हो जाता है क्रैक। यहाँ पे आइए, जो जो मैसेकर होती है या ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करनी पड़ती है, रवांडन जो जेनोसाइड है वो 1994 में होती है, बी का 1 और इसी से हो जाता है क्रैक। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, मतलब अपनी नॉलेज के लिए। यहाँ पे यदि आप ट्रीटी ऑफ वर्साई देखें 1919, तो क्या उसी से हो जाती है? यस, इससे आसान और क्या हो सकता है। यहाँ पे द कोसोवो वॉर जो है 1998-99 में होता है, यदि इससे हम देखें तो इससे ही ये क्रैक हो जाती है। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, और सभी बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक रसिया इन्वेडेड जॉर्जिया, तो ये डेट यदि आप याद रखते हैं, लाइक डी का 3 2008 में जो है, 2008 में जो है रसिया ने किया, तो आपको काफी आगे हेल्प हो सकता है। लीबियन सिविल वॉर 2011, ये सब काफी आपको हेल्प कर सकता है। यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ वी ऑल नो इज अ फेमस बुक ऑफ हैरोल्ड लैसवेल, ए का 2, और उसी से ये जो है क्रैक हो जाती है।
सुपर लड्डू क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तो मैं कभी याद नहीं रख सकता, लेकिन सार्क ईयर ऑफ गर्ल चाइल्ड मैंने एक बार याद कर लिया 1981, और उसी से ये चूंकि मैच कर जाती है इसलिए ये आसान है। बाकी इसको देख लीजिए। डूरन लाइन वी ऑल नो, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की लाइन है। ए का टू, और ए के टू से ये क्रैक कर जाती है। बाकी सारे लाइन को देखिएगा, इंटरेस्टिंग है। 31st पैरेलल लाइन ईरान और इराक के बीच में। देन इसमें बहुत सारे टेररिस्ट अटैक की बात है, इसमें इंडियन पार्लियामेंट अटैक भी है। तो इंडियन पार्लियामेंट अटैक वी ऑल नो कि 2001 में हुआ था 13 दिसंबर को। तो सी के थ्री से हमने 50-50 गेम खेल लिया। एक और कोई यदि हमको अटैक पता लग जाए तो बाली अटैक 2002 बहुत फेमस थी। सी का वन और सी का वन, वन सेक नो, बी का वन। तो बी का वन एंड सी का थ्री, इससे ये क्रैक हो जाती है। देन ये जो कन्वेंशन है उसमें एक हमेशा मैं याद रखता हूँ, मुझे बहुत बार उससे हेल्प मिली है, वो है ह्यूमन राइट कन्वेंशन 1993 की, रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 की। तो इससे देखते हैं सी का टू, और सी का टू से ही ये क्रैक हो जाता है वंस अगेन। इसने मेरी मुझे सेव किया। आपको भी इस टाइप की कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन याद रखनी चाहिए। असफ अली जरदारी पाकिस्तान के अभी भी प्रेसिडेंट हैं। तो ए का टू और ए के टू से ही आप 50-50 गेम खेल लेते हैं। बी का वन ये खुद ही कर रहे हैं, सही है। मैक्रोन भी और वैसे भी जानते हैं हम लोग। जॉर्जा मेलोनी जो है इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये तो सभी नोन है। इसमें सी का फोर, और ये क्रैक हो गया। ये अब मैंने याद कर लिया आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते कि सोवियत यूनियन और चाइना की वॉर जो है 1969 में होती है, और चाइना वियतनाम वॉर 1979 में। ये भी मुझे याद है कि अर्जेंटीना यूनाइटेड किंगडम उलझ पड़ते हैं फॉकलैंड वॉर में, जो 1982 में होती है। चलिए इससे देखते हैं डी का फोर, और डी का फोर से ही फॉकलैंड वॉर से ही आपका ये क्रैक हो जाता है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 अक्टूबर में होती है। ए का टू, क्या उसी से क्रैक होता है? यस, इससे आसान और क्या हो सकता है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद कंप्रिहेंशन इसको मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो सुपर इजी होती है, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन दे दिया है, आप प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए। रोक के पॉज करके उसको पढ़ के और टिक कर लीजिए। अफ्रीकन यूनियन 2002 में बनती है, वी ऑल नो। 1963 की जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी थे उसका न्यू अवतार वो होती है। ए का टू, और ए के टू से ही ये ट्रैक हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने कहा कि पैराग्राफ है बहुत छोटा सा पैराग्राफ, और क्वेश्चन काफी आसान है। तो आप, मैं बस स्लाइड बढ़ाता हूँ जिससे कि आप इसको कर पाए। पॉज कर लीजिए, कर लीजिए। और यहाँ एक मैं आपको ट्रिक भी बताना चाहता हूँ कि जो मैं करता हूँ कि पहले क्या कीजिए, इसको आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, एक ब्राउज कीजिए 30 सेकेंड में, और फिर क्वेश्चन को देखिए, और क्वेश्चन को देख करके आपको लगेगा अच्छा ये तो इस लाइन में है, फिर उस लाइन को गौर से पढ़िए, फिर क्वेश्चन देखिए और लाइन को पढ़ के और उसको टिक कीजिए। दिस इज द वे। ये दूसरा पैराग्राफ है। यस डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग, और पेशेंस रखने के लिए यदि आप इस स्लाइड तक पहुंच गए हैं तो। और एक बार फिर जैसा मैंने शुरू में बताया कि इस बार इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो आईआर की बैच है वो हम अलग करें, जिससे कि आपको फोकस्ड वे में इस तरह के क्वेश्चन जो इन पेपर में आ रहे हैं उसकी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। तो जो पॉल साइंस की बैच है वो सेपरेट बैच होगी। यदि आप ऐसा चाहेंगे उस पर भी हम पोल कराएंगे, और ये शुरू हो सकती है फरवरी में मोस्ट प्रोबेबली। और यदि आप गलती से देख रहे हैं सीयूईटी पीजी दे रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं और अधिक नॉलेज के लिए, तो आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अपने प्रिपरेशन को एक नई जो है आशा की किरण दिखा सकते हैं, और इंजॉयबल वे में आप मार्च में एग्जाम दे सकते हैं। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके सवालों का जवाब दूं। मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी।